45 minutes. ओके, सो इसमें आपको 35 to 45 मिनट्स स्पेंड करने होते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन का जो टेक्स्ट होता है, इट मे नॉट बी वेरी टेक्निकल, लेकिन इट इज़ वेरी रिच इन सब्सटेंस। रिच इन सब्सटेंस का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी वोकैबुलरी होती है जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो, और जिसकी वजह से आपको जो उसका थीम है, जो कॉम्प्रिहेंशन का ओवरऑल थीम है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इट्स बेटर कि आप इस पे अराउंड 35 to 45 मिनट्स लगाएं, इस पे स्पेंड करें, और इसको इतना लाइटली ना लें, ताकि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके भी 20 मार्क्स होते हैं। रीमा, हाँ पापा ऑलराइट गाइस, तो एज आई वाज सेइंग कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, ये आपको प्रेसी के बाद अटेम्प्ट करना होता है, और इसको आप बिल्कुल एंड तक मत छोड़िएगा, क्योंकि यही होता है कि कॉम्प्रिहेंशन जो होती है, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में कुछ इस तरह का होता है कि जिस साल प्रेसी थोड़ी सी मुश्किल होती है, कॉम्प्रिहेंशन रिलेटिवली आसान होती है, एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो हो सकता है कि आपकी प्रेसी जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, या आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर आपकी प्रेसी मुश्किल है तो कॉम्प्रिहेंशन आसान होगी। हो सकता है आपको दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल लगें, हो सकता है आपको दोनों बहुत आसान लगें। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रेपरेशन कितनी अच्छी है। और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना भी आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रेसी की करना है, क्योंकि दोनों के 20 मार्क्स होते हैं, दोनों क्वेश्चंस के 20 मार्क्स होते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ओवरऑल जो आपका प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो स्कोर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो अच्छा होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू स्पेंड मैक्स 40 to 45 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर जब आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन टैकल कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ पॉइंट्स का, कुछ बातों का बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस द एग्जामिनर इज आस्किंग यू। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो आप जो पैसेज है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, और बिल्कुल इसको आप एक तरह से पढ़ लें, स्किम थ्रू कर लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस पैसेज का जो ओवरऑल थीम है वो क्या है, वो किस टॉपिक पर है। क्या वो आपसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, क्या वो आपसे कोई फिक्शन फिक्शन स्टोरी की बात कर रहा है, या फिर वो किसी और जो है वो साइंसेस का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग पर है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जब आपके पास
क्वेश्चन पेपर आए प्रेसी करने के बाद जब आप कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन की तरफ आए तो यू शुड गिव योर पैसेज योर आर्टिकल अ रीड, ठीक है। एक दफा आप उसको पढ़ के समझ लेंगे कि उसका थीम क्या है, तो द सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू इज रीड इट अगेन। और जब आप उसको दूसरी दफा पढ़ें उस पैसेज को, तो मेक श्योर कि आप उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें। बट दूसरी दफा पढ़ने से पहले इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको एक दफा अच्छी तरह से पढ़ लें, और बेशक आप उनके जो की वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। और फिर जब आप दूसरी दफा अपना पैसेज पढ़ रहे हो तो आप उसमें वो जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना शुरू कर दें, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा है तो आप उसको हाईलाइट कर लें, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो उसको बेशक सर्कल कर लें, या कोई कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, कोई वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही तो उसको अंडरलाइन कर लें, उसको सर्कल कर लें। फिर तीसरी दफा में जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनके जो आंसर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें, और उनको जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर दें। और हर क्वेश्चन के साथ हर जो उसका जो पैसेज है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से लग रही है आप उसको हाईलाइट कर दें। ओके, सो दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज बेसिकली जजिंग यू थ्रू द कॉम्प्रीहेंशन। वो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस कॉम्प्रीहेंशन को, उस पैसेज को कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उस जो इन्फॉर्मेशन उसमें आपको दी गई है, जो गिवन है, उसको आप किस तरह से अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर टैकलिंग द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, आपको सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चन को समझें जो आपसे पूछा गया। फिर दूसरी चीज ये है कि आपको हर क्वेश्चन को जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम देना है। हर क्वेश्चन पे आपको जरूरी नहीं है कि आप एक ही जितना टाइम लगाएं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत आसान से होंगे, जो आपसे बहुत जल्दी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े एनालिटिकल होंगे, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो चाह रहे होंगे, तो उन पे आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दें। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि आपको जो कॉम्प्रिहेंशन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एज इट इज कॉपी नहीं करना, ठीक है। आई नो इट्स वेरी टेम्पटिंग कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही उसके अंदर लिखा हुआ नजर आ जाए वर्ड टू वर्ड, बट डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। उसमें से आपने इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना। जाहिर है जो टेक्निकल जार्गन होगा, जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे, उनको आप जाहिर है उनके ऑल्टरनेटिव्स आप नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट चेंज है तो आप क्लाइमेट चेंज ऑफ योर वर्ड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कोशिश करें कि उसके इर्द गिर्द जितना भी कंटेंट है उसको अपने ही वर्ड्स में लिखें, अपनी ही वोकैबुलरी यूज करके लिखें। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में भी यही होता है कि जिस तरह से प्रेसी में यू डोंट यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन में भी यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज होती है कि आपने पैसेज के बाहर की इंफॉर्मेशन को नहीं यूज करना होता, ठीक है। बहुत से पैसेजेस होते हैं जिसमें आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी उस टॉपिक के हवाले से, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट गिवन टू यू इन द पैसेज, ठीक है। जो पैसेज है उसी में से इंफॉर्मेशन निकाल कर आपने उसको अपने वर्ड्स में जो है वो लिखना है, एलैबोरेट करना है। फिर अगर आप पैसेज में से कोई डायरेक्ट वर्ड जो आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट है उसको अपने पैसेज में अपने आंसर में यूज कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप कोटेशन मार्क्स यूज करें, ताकि आपको जो है वो, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने जो है वो कोई चीज पैसेज से ली है लेकिन आपने उसको कोट भी किया है, कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं, ताकि यानी कि यू नॉट क्लेमिंग दैट इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने उसको यूज किया है जस्ट टू मेक योर आंसर मोर वैल्यूएबल, ठीक है। फिर यू शुड ऑलवेज रिव्यू योर आंसर्स। जब भी आप अपना एक आंसर लिख लें तो उसको दोबारा जरूर प्रूफ रीड करें, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई गलती हो। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जो टेक्निक होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो यही होती है कि आपके पास जब आंसर शीट आती है तो उसका जो लास्ट 2-3 पेजेस हैं आप उनका एज अ रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसमें से एक पेज लें और उस पर अपने जितने भी आंसर्स हैं उनको उनकी एक पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में जो है वो एक ओवरव्यू सा बना लें। बेशक पूरे पूरे आंसर्स ना लिखें क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन आप कोशिश करें कि आप हर जो क्वेश्चन है उसका उसकी एक आउटलाइन बेसिक सी बना लें, 2-3 पॉइंट्स लिख लें, और फिर जब आप उसको फेयर कर रहे होंगे तो आप उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके 3 से 5 लाइंस में जो है अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू शुड बी फॉलोइंग। रीड द पैसेज थ्राइस। जब आप पहली दफा पढ़ें तो कोशिश करें कि आप उसको जो थीम है उसको ग्रास्प करने की कोशिश करें।
ठीक है, क्योंकि अभी आपने प्रेसी का भी पैसेज पढ़ा होगा, फिर आपने कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज भी पढ़ेंगे, और दोनों में जो है बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो अपने आप को उस पैसेज से एक्वेंट करने के लिए, फेमिलियराइज करने के लिए इट्स बेटर कि आप उसको 2 से 3 दफा पढ़ें। जब आप पहली दफा पढ़ें तो आप उसका एक थीम ग्रास्प करने की कोशिश करें। जब आप उसको दूसरी दफा पढ़ें तो आप कोशिश करें कि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करें। और तीसरी दफा जब आप उसको पढ़ें तो आप बिल्कुल रेडी हों कि हाँ, ये पूरा पैसेज, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट माई आंसर्स। उसके अलावा कोशिश करें कि आपके जो आंसर्स हैं दे शुडंट बी मोर देन 5 लाइन्स। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन इट शुड बी, इट्स बेस्ट कि आप उसको जो है एक यूनिफॉर्म जो है ना हर आंसर की लेंथ रखें। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि ये जो वो आपको कुछ वर्ड्स देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि आप इनका जो है वो मीनिंग निकालें अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो उसकी लेंथ ऑब्वियसली डिफर कर सकती है, लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करें कि आप उनकी जो लेंथ है वो एक ही रखें, 3 to 5 लाइन्स तक ही उनको लिमिट रखें, उससे ज्यादा मत लिखें। ऑलराइट, सो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फ्रॉम 2018. I would want all of you to go through this passage and answer the questions at the end. Feel free to take around 15 to 20 minutes. I'm sure आप लोगों ने पहले भी ये passage पढ़ा होगा, but अगर नहीं पढ़ा तो do it right now. And you have around 20 minutes. Give me a thumbs up if you have understood the assignment. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्लास में एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि लेक्चर को समझ तो आप लेंगे, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और हो सकता है कि जब आप उसको कर रहे हो तो आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आए। तो दिस इज योर असाइनमेंट, यू हैव 20 minutes। मैम ये 2018 का कॉम्प्रिहेंशन है जो उस 2018 के पेपर में आया था? जी जी, ये 2018 का की कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। मिस ये क्या लिखना है? नहीं, इस पैसेज को आप पढ़ें और इसके आखिर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपने आंसर करना है। यू कैन पुल इट अप ऑन योर फोन और लैपटॉप, और क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। यू कैन इवन राइट योर आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स फॉर नाउ, क्योंकि 20 minutes कम है, पेपर में आपके पास इससे ज्यादा टाइम होता है। तो अभी आप बस कोशिश ये करें कि आप मुझे बेशक हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स में दे दें, बल्कि लेट्स डू वन थिंग, क्वेश्चंस 1 और 2 का जवाब जब आप मुझे लाइंस में लिख के दे दें, लाइक 3 to 4 sentences, और बाकी जितने हैं 3, 4, 5 उनको आप मुझे बेशक बुलेट पॉइंट्स में लिख के दे दें। मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा था।
So for those of you who've just joined us, we're doing the comprehension passage from 2018 and इसमें 5 questions हैं. जो questions 1 और 2 हैं उनके लिए I want you to write around 3 to 5 lines full comprehensive answers, and for questions 3 to 5 I want you to come up with a few bullet points that basically capture the essence of that question. और अगर आपने late join किया तो you'll have to just go through the recording, or I'll summarize the lecture at the end. वन मोर थिंग गाइस, आप सबको अपने आंसर्स यहाँ पर पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आई वांट कि आप में से जितने भी लोग हैं जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बस अपना एक एक आंसर जो है ना वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें. अगर किसी को बुलेट पॉइंट्स वाला करना है तो वो कर दे, और अगर किसी को फुल लेंथ आंसर करना है तो वो कर दें, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड इट वोंट बी पॉसिबल टू गो थ्रू ऑल ऑफ योर आंसर्स. So we'll just go through a few answers to get a gist of what you guys are doing. So just one answer from each one of you.
Excuse me, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, ये जो फर्स्ट और सेकंड आंसर है ये हमने पूरा लिखना है और बाकी बुलेट्स में?
All right, so time's up. This is a very good answer to question number one. Question number one, instead of making machines our servants, the author says they have become our masters. In what sense has this come about? So one of you has written, human beings have made themselves subservient to the contrivance because of their excessive reliance upon them. I would say change contrivance to machines. Here they have become slaves to their very creation. We are compelled for their upkeep, which takes a sizable chunk of our existence. Resultantly, we have been living under their thumb. So यहाँ पर you've used first form. तो अगर आप human beings की बात करें तो it's better कि आप human beings ही लिखें. We के बजाय humans या human beings ही use करें ताकि एक फिर consistency coherence आएगी आपके आंसर में. Overall, this is a very good answer. Okay, so let's go through a few more answers. Question number 4 ka, this is a good answer. So question 4 is making more beautiful things. What does this expression mean? Make a list of the beautiful things that you would like to make and how you would make them. The author meant by making more beautiful things as having equal access to opportunities, exploring the universe, eradicating poverty, and removing causes of disputes between people. Okay, so question 4 में basically वो आपसे पूछ रहे हैं कि what things would you like to make? Beautiful things you would like to make. तो इट्स गुड कि आपने मेंशन किया कि इसमें ऑथर क्या कह रहा है, लेकिन आपने इसमें आंसर जो करना है वो ये है कि वो कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो आप बनाएंगे. तो एक तरह से ये इनकम्प्लीट आंसर है. whenever you're writing an answer, make sure कि आपको समझ आए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया. So question 5 is mention some plans you may have to prevent poverty in the world. Who would receive your most particular attention and why? So one of you has written, to prevent poverty from world, following strategies can be implemented: universal equality education, vocational training, controlling population, women empowerment, progressive taxation on balanced income and inequality. Okay, so these points are good and valid, but कोशिश करें कि आप इनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें. एंड यस, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें तो एक कोहेरेंस आ जाएगी आपके आंसर में. Okay, so can any one of you post an answer for questions 2 and 3? Questions 2 or 3 के answers. So there's one answer that I've gotten. So question 2 says the use of machines has brought us more leisure and more energy, but the author says that this has been a curse rather than a blessing. Why?
Okay, so you've written, despite the fact that machines have brought more leisure time to our lives, our routines have changed quite little. We are unable to escape the trap and start striving for the new machines which are going to bound us once again. Thus, we are unable to get that civilization way. Okay, so there are a few problems here. We are unable to escape the trap and strive for the new. Okay, so यहाँ पर there should be, we are unable to escape the trap. ये एक सेंटेंस हो गया. फिर you should write के we instead of focusing on the previous machines that we have, we start striving to make newer machines. Okay. Question 3 is, what exactly is the meaning of civilization? Do you agree with the author's views? So you've written, according to author, civilization means shaping and connecting refined phenomenon in civilized living. There is freedom of thinking, living, and equal access to justice. Yes, I agree with the author that in a civilized society there is equality, freedom, and protection of fundamental rights. ठीक है, so all right. Okay, so ये आपके आंसर से now I'll type a few model answers that uh, will be helpful for your preparation. I'll just type them right now. So this is a sample answer for this question. The author believes that machines have become our masters since we have begun to depend on them for almost everything. These machines demand a lot of services from us, such as requiring us to feed them on time for efficient functioning. Otherwise, they refuse to work for us. So, इसमें आपने देखा होगा कि I've used very simple vocabulary, and it's better कि आप अपने जो answers हैं उनको बेशक you should write आपकी जो ग्रामर होनी चाहिए सबसे पहले कि वो बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए. बेशक आप अपनी वोकेबलरी को बहुत सिंपल रखें, बेसिक रखें, और आपका जो आंसर है इट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कि आपसे उसमें जो भी पूछा गया है यू शुड बी आंसरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट क्वेश्चन.
आई वुड सजेस्ट कि आप ये आंसर्स को कॉपी पेस्ट कर लें ताकि यू विल हैव सम सैम्पल्स टू रेफर टू व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस अगेन. एंड आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप अपनी जो भी आंसर्स हैं, बेशक वो प्रेसी है, ऐसे है, या फिर कोई भी पेपर है, अपनी वोकैबुलरी को बहुत सिंपल रखें. सिंपल से ये नहीं है कि आप बहुत ही मतलब बच्चों वाली वोकैबुलरी यूज करें, बट एक राइटिंग होती है जिसमें आपने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जिसमें जो वोकैबुलरी होती है, वर्ड्स होते हैं, बहुत सिंपल यूज हुए हुए होते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होता है. जैसे अगर आप डॉन की राइटिंग देखते हैं तो उसमें जो उन्होंने लिखा होता है, इट्स वेरी लाइक उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो अगर दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दें तब भी उसका वही मीनिंग बनेगा, बट वो थोड़े फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं. उसकी जगह अगर आप फॉर एग्जांपल अल जजीरा की राइटिंग पढ़ें तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं दे वेरी बहुत ही एवरीडे कॉमन किस्म के वर्ड्स होते हैं, एवरीडे लाइफ के वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा इतने अच्छे तरीके से होता है कि वो वर्ड्स भी आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो शायद आपने पहली दफा सुने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो कॉन्टेक्स्ट और वो जो वर्ड्स होते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं. तो आई वुड से कि फोकस ऑन क्रिएटिंग अ राइटिंग स्टाइल फॉर योर सेल्फ. ठीक है, एक राइटिंग स्टाइल आप डेवलप करें जिसके अंदर आप बेशक बहुत बेसिक सिंपल वोकैबुलरी यूज करें, लेकिन आप जब उसको लिख रहे हो आपकी राइटिंग जो इस तरह का आपका स्टाइल होना चाहिए कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे एग्जामिनर को. तो और ये आपको उसी वक्त आएगा जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनिंग पर स्टार्ट करें तो आई वुड से कि आप दिन में 1 घंटा निकालें, 2 घंटे निकालें और कोई भी बुक, या चले बुक ना पढ़ें, आप कोई भी इंटरनेट से कोई आर्टिकल निकाल लें और उसको पढ़ें एंड देन ट्राई टू समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, सबसे जो बिगिनिंग लेवल की जो एक्सरसाइज होती है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वो यही होती है कि आप चीज़ों को पढ़ें और उनको समराइज करें. ठीक है, सबसे जो बेसिक लेवल होता है वो यही होता है. और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, उसमें ओपिनियन देने की कोशिश करें. ठीक है, आप बेशक आप इंटरनेट पर जाकर आप बुक रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं लोगों के कि किस तरह से उन्होंने एक बुक को या किसी आर्टिकल को पढ़ा और उसको उसके ऊपर अपना ओपिनियन, अपना एनालिसिस दिया. ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए एज अ बिगिनर वो ये होना चाहिए कि आप चीज़ों को पढ़ें और उनको समराइज करें अपने वर्ड्स में. और फिर जो दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आप उसको एनालाइज करें, बेशक बहुत ही बेसिक लेवल पे एनालाइज करें लेकिन करें. और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से आपकी जो है वो डेवलप होगी वोकैबुलरी भी और आपका राइटिंग स्टाइल भी, क्योंकि सीएसएस में वोकैबुलरी शायद इतनी मैटर ना करती हो लेकिन जो आपका राइटिंग स्टाइल होता है वो बहुत मैटर करता है. बिकॉज आपका जो राइटिंग स्टाइल है उससे आपकी एक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लोगों की राइटिंग पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो जिस राइटर ने जो लिखा है दे माइट बी अ वेरी पैशनेट इंडिविजुअल, क्योंकि उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए होते हैं, ऐसी उनकी वोकैबुलरी होती है, लिखने का स्टाइल ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये बहुत पैशनेट होंगे. और कुछ लोगों की राइटिंग होती है इट्स वेरी कामिंग, इट हैज अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन यू. तो उससे आपको ये अंदाजा होता है कि उन्होंने इस तरह के ऐसे वर्ड्स यूज किए होती हैं, उनकी जो राइटिंग की जो एक स्टाइल होता है वो इस तरह से होता है कि द पर्सन, आप उनसे कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेंगे लेकिन आपको लगेगा कि हाँ इनकी जो राइटिंग है वो जिस तरह से लिखा है इन्होंने, दे मस्ट हैव अ वेरी काम एंड कंपोज्ड काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी. तो आप अपने राइटिंग स्टाइल को डेवलप करने पर फोकस करें. आप वोकैबुलरी याद करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है वो ना समझ में आए उसको, और आप उसको जो है वो अच्छी तरह से अपने कहीं पे यूज भी ना कर सकें, क्योंकि खाली वोकैबुलरी याद करने से आपका जो है ना आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी. जब तक आप लिखेंगे नहीं चीजें आपकी राइटिंग नहीं अच्छी होगी. तो आप पढ़ें चीजों को ज्यादा से ज्यादा और लिखें. Okay, so I'll just
write another answer और फिर we'll move on to translation. All right, I hope all of you have understood how to tackle this comprehension question. Now we'll move on to translation. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जैसे ये पूछना था, आप जैसे भी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवा रही हैं, तो हम जैसे घर में खुद से किस तरह से करें? लाइक हमने पढ़ लिया, क्वेश्चंस के आंसर भी निकाल लिए, मगर इवेल्युएट कैसे करेंगे आइदर कि हमने सही किए हैं या गलत किए हैं? इवैल्यूएट करने के लिए या तो आप किसी और को पढ़वा लें जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हो लोग, या फिर कोई इंग्लिश के टीचर जो आपके हों, या फिर आप जो है इवैल्यूएशन जो सर्विसेज होती हैं आप उनको अवेल कर लें। ऑनलाइन बहुत सर्विसेज होती हैं। ओके मैम, कुछ इस तरह है कि ऑनलाइन कोई मटेरियल इस तरह पढ़ा हो कि हम देख लें कि हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं या नहीं, या कोई साइट ऐसी हो? उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जो साइट्स पर आपको मटेरियल मिलता है वो क्रेडिबल नहीं होता। उसमें खुद भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं और जी वो बहुत मैस प्रोड्यूस्ड किस्म की चीज़ें होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप किसी इंडिविजुअल से ही चेक करवाएं। बेशक आप बहुत सारी ना चेक करवाएं, 2 या 3 चेक करवा लें, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। जी नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन चीज़ों पर उसी वक्त आप लोग भरोसा करें अगर बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से आ रही हो, ठीक है? क्योंकि अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे, आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, बट ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जो मटेरियल होता है ना इट्स वेरी जेनेरिक, और वो कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ होता है। बहुत सारी जो बुक्स होती हैं जो आपको मिलती हैं मार्केट से, वो भी बहुत ही मैस प्रोड्यूस्ड किस्म की होती हैं, बहुत जेनेरिक चीजें लिखी होती हैं उसमें, और उसमें भी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। मैम तो चीजें मैम जी ज्यादातर प्लेजर होता है उनमें। हाँ, वो प्लेजराइज्ड होता है, वो विकिपीडिया से छापा हुआ होता है और क्रेडिबल नहीं होता। तो आप किसी इंडिविजुअल को चेक करवाएं, वो आपको ज्यादा अच्छा फीडबैक दे सकेंगे। मैम ये जो ब्रिटानिका है, ब्रिटानिका ज्यादा क्रेडिबल है या विकिपीडिया? विकिपीडिया इज ऑल्सो अ क्रेडिबल सोर्स दीज डेज, क्योंकि 2018 में विकिपीडिया के रूल्स चेंज हुए थे, तो अब जो एडिटिंग है उनकी वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। तो आप विकिपीडिया से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विकिपीडिया ब्रिटानिका जो है वो दोनों क्रेडिबल है। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। और जितने भी सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर है, उस पे विकिपीडिया के जो पेजेस होते हैं वो बहुत अच्छा मटेरियल होता है उसमें। आप बेशक वहां से चीजें कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन समझने के लिए इट्स वेरी पर्टिनेंट कि आप इन सोर्सेज पर जाकर जो है वो चीजें पढ़ लें और एक आइडिया डेवलप कर लें। मैम जैसे विकिपीडिया से हम कोई फैक्ट्स और फिगर लिखते हैं पेपर में, तो नीचे हम सोर्स में विकिपीडिया लिख सकते हैं? नहीं, कोशिश करें विकिपीडिया नहीं लिखें। विकिपीडिया के जो पेजेस होते हैं उनके नीचे रेफरेंसेस दी हुई होती हैं उन्होंने कि उन्होंने कहाँ से लिए, तो आप उन रेफरेंसेस को कोट कर दें। ओके मैम, विकिपीडिया पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है? हाँ, विकिपीडिया पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। विकिपीडिया के रूल्स चेंज हो चुके हैं और विकिपीडिया पे जितनी भी चीजें होती हैं वो बहुत ही रिगरस एडिटिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर के आई होती हैं। तो इट्स क्रेडिबल सोर्स। ओके ओके, सो वील मूव ऑन टू ट्रांसलेशन नाउ। ट्रांसलेशन में आपको बस 3 चीजों का ख्याल रखना होता है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपकी वर्ड चॉइस ठीक होनी चाहिए, और आपका इडियमेटिक एक्सप्रेशन जो है दैट शुड बी वैलिड। अगर आप ईडीएम से कोई चीज, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। Whoever that is, could you please turn off your mic? ये इतनी याद से कर रही ना क्योंकि उसके बाद तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं खत्म कर सकता
All right. So translation में there are three things that you need to be mindful of. Number one, your sentence structure should be grammatically correct. Your word choice should be good, and your idiomatic expression should be valid. ठीक है. जैसे अगर आप इसमें देखें, इसमें तो खैर there isn't any idiomatic expression, लेकिन कुछ translations में idioms use हुए हुए होते हैं. और कभी कभी आपको ये होता है कि आप जब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करे होते हैं उसको, तो हो सकता है कि आप कोई ब्लंडर करते हैं उसमें. तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि आपने ट्रांसलेशन पे आप अराउंड 15 to 20 मिनट्स आराम से लगाएं. पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसका एक सेंस डेवलप करें कि उसने पूछा क्या गया, और फिर जो है वो उसको उसका थीम और उसका जो एसेंस है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर आप मत जाएं, क्योंकि इससे यही होता है कि आप बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप जब ट्रांसलेट करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट, उनका पूरा मीनिंग जो होता है वो ही चेंज हो जाता है. तो आप जो पैसेज का जो एसेंस है उसको ग्रास्प करें और उस हिसाब से फिर ट्रांसलेशन करें. और ट्रांसलेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, बस आपको उसको जो है पढ़ के जो है वो ट्रांसलेट करना होता है. तो दिस इज a passage and I would like all of you to translate it. You have 15 minutes, and then I'll provide you with a sample translated paragraph as well. So you have 15 minutes. 3:15 पर I would want all of you कि आप लोग अपने यहाँ पर translations जो है वो paste कर दें. बेशक आप लोग type कर लेंगे, you don't have to write it in your notebooks. And all of you don't have to type it here. कोई 5 या 6 लोग भी कर दें तो it's okay. So you have 15 minutes. Please translate this passage. ये 2018 का passage है. मेरे से स्क्रीन चली गई. We lost Miss screen, Miss.
Okay, so a lot of you have posted your answers. This is an answer that I liked. Lahore is not only a historic political city, but also an ancient cultural hub. The Mughal culture rose to its zenith in the city. I like it was heart of Sikh culture. The culture of learning and literature also came to the share of the city. It was also a center of mystic people. I would say कि आप यहाँ पर Sufis का word use कर लें. The author of the famous mystic book Kashf al Mehjoob, Hazrat Ali Hajveri alias Hazrat Data Ganj Bakhsh is also buried here. During British rule, the fashion of Lahore was implemented in the entire Hindustan. Yeah, but it was uh, followed all across Hindustan, yeah, all over Hindustan. The importance of the city has not lessened even after the establishment of Pakistan. Yeah, the inception of Pakistan. ठीक है, this is a good translation. All right, so बस कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपके पास this was a relatively easy passage, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जब अपना ट्रांसलेशन लिख रहे हो तो उसमें थोड़े कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे मोर ओवर देयरफॉर या इन जो भी अगर आप कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स की बात करें तो इन कॉन्ट्रास्ट टू इस तरह के वर्ड्स भी यूज करें ताकि आपकी जो ट्रांसलेशन है उसमें कोहेरेंस आए ताकि लगे कि एक कंप्लीट जो है ना पैसेज पढ़ा जा रहा है ठीक है और उसके अलावा दिस इज गुड and if you guys have any questions you can ask them otherwise we'll end the lecture here. Well, mic off का sorry yes. Ji, are there any questions from today's lecture? Thank you, ma'am. No more questions. It was very clear. All right, okay, perfect. Then we'll end the lecture here and I hope कि आप लोगों को आज का lecture समझ में आया हो and you found it valuable to your preparation and I hope to see you guys in the next class. Thank you so much, ma'am. No problem. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. No problem. Allah Hafiz.